सनातन धर्म जो कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, लेकिन यही एक धर्म है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आरोप लगाए जाते हैं कि ये झूठ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। बट जो भी हो, आज भी हमारा सनातन धर्म ही है अकेला जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है और सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइंटिस्ट ने खुद आकर के बोला है कि जो सनातन धर्म है उसकी सारी की सारी बातों में कुछ ना कुछ तो साइंस है। बट फिर भी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और सबसे बुरा तो जब लगता है जब खुद हिंदू ही इसके खिलाफ में बोलते हैं। अब ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सनातन धर्म का सा भी नहीं पढ़ा है और आकर के अपना ज्ञान पीने लग जाते हैं। इवन जो ओपनहाइमर, आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, ये तो सीधे हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड थे। तो साइंटिस्ट हम खुद भी इस बात को बोलते हैं कि सनातन धर्म की हर एक बात ठीक होती है, हर एक बात में साइंस होता है। और इस चीज का अंदाजा आप इसलिए लगा सकते हैं कि पहले ये चीज मानी जाती थी कि अर्थ जो है वो सेंटर है, सन मून अर्थ के चक्कर लगाते हैं। लेकिन फिर भी ऋग्वेद के साथ में सनातन धर्म इसी बात पर टिका हुआ था कि जो सनातन धर्म में सूर्य है वो पूरी आकाश गंगा है उसके चक्कर लगाता है और अर्थ उसके आसपास घूमती है। सबने कहा बेवकूफ। लेकिन उसके बाद में साइंस इन्वेंट हुई। साइंस ने हल्के हल्के पता लगाया कि सन है वो स्टेशनरी है और अर्थ उसके आसपास चक्कर लगाता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सन स्टेशनरी नहीं है, सन वाइब्रेट करता है। उसका उन्होंने कहा नहीं, सन वाइब्रेट नहीं करता, सन इस आकाश गंगा के चक्कर लगाता है। मतलब जो बात हमारे ऋग्वेद में पहले ही कह दी गई है वो बात का इन्होंने अब पता लगाया, और उससे पहले कहते थे सनातन धर्म के लोग बेवकूफ है। तो मतलब साइंस जैसे जैसे एडवांस होगी वैसे वैसे जो सनातन धर्म है वो और भी ज्यादा प्रूफ होता जाएगा। लेकिन फिर भी सनातन धर्म के बारे में बुरा बोलने वाले लोग कम नहीं है। लेकिन हिंदुइज्म के बारे में ये लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, इधर की बात है वो हम लाते हैं, अपनी थ्योरीज घुसाते हैं हिंदुइज्म की स्टोरीज में। लेकिन सबसे अजीब पता कब आती है, जब इनकी खुद की बात है खुद में कोलाइड करके खत्म हो जाती है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब देखिए, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं सनातन धर्म के बारे में, लेकिन इनकी कोई बात ठीक नहीं होती है। कैसे, इनकी बातें खुद में कोलाइड करके खत्म हो जाती हैं। ये लोग बोलते हैं कि राम नहीं थे, ठीक है, मैं मानता हूँ चलो राम नहीं थे, चलो मैं मानता हूँ नहीं थे। लेकिन ऊपर से फिर ये बोलते हैं देखो भाई राम ने शूद्र का वध किया था, शंभुक का। तो एक बात बताइए मुझे, जब राम नहीं थे तो उन्होंने शंभुक का वध कैसे किया, और शंभुक का वध किया मतलब राम थे। तो इनकी बातें खुद में कोलाइड कर जाती। बात तो ये है ना, ये कृष्ण जी के बारे में बोलते हैं कृष्ण जी रासलीला करते थे, माखन चोर थे। बट दूसरा बोलते हैं कृष्ण जी नहीं थे। कृष्ण जी नहीं थे तो ये सारी इवेंट हुए कैसे, चोर कैसे बने कृष्ण जी, और कृष्ण जी चोर थे मतलब वो एग्जिस्ट करते थे। शिव जी के बारे में बोलते हैं शिव जी नशा करते थे, बट दूसरा बोलते हैं शिव जी नहीं थे। एक तरफ बोलते हैं कि ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री से शादी की थी, दूसरा बोलते हैं ब्रह्मदेव ही नहीं है, ये यूनिवर्स साइंटिफिकली बना है। तो मतलब यूनिवर्स साइंटिफिकली बना मतलब ब्रह्मदेव नहीं थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री से शादी कैसे की, और पुत्री से शादी की तो ब्रह्मदेव एग्जिस्ट करते हैं। तो इनकी बातें खुद से कोलाइड कर जाती है। ऐसे ये वो लोग बोलते हैं कि जो विष्णुदेव है वो अपनी पत्नी लक्ष्मी जी से अपने पाँव दबाते हैं। चलो मैंने माना इनह्यूमनिक है तुम्हारे हिसाब से, इनके हिसाब से इनह्यूमनिक है, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं विष्णुदेव भी नहीं है। मतलब क्या लॉजिक है इनकी बातों का कि ये खुद में कोलाइड करके खत्म हो जाती हैं। अब कोई अच्छा समझदार इंसान है वो अगर इनकी बातों को थोड़ा भी सोचेगा तो इनकी बातें खुद में कोलाइड करके खत्म हो जाती हैं। सही बात तो ये है। लेकिन अब बात यह है कि इतना दिमाग इंसान लगाता नहीं है, एक तरफ की भीड़ चाल में चलने लग जाता है। और कोई एक इंसान बोल दे कि राम ने शंभुक का वध किया तो ये लोग मान लेते हैं आंख बंद करके कि हाँ शंभुक का वध किया होगा राम ने। लेकिन ये नहीं है कि खुद भी उस बात की जांच पड़ताल करें और खुद उसके डीप में जाएं। देन अगर हम बात करें सनातन धर्म की और इंडिया की कि इस वर्ल्ड को क्या क्या दिया है, तो यार सनातन धर्म ने काफी कुछ दिया है। इवन आप सोच भी नहीं सकते उतनी चीजें दी हैं, बट उनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो गई है। आइंस्टाइन ने कहा था E=mc², काफी अच्छा फॉर्मूला था, बट वो कृष्ण जी ने पहले ही कहा था कि जो भी कुछ है वो सब एक माया है, सब ऊर्जा में ही विलीन होना है। मतलब ऑलरेडी उन्होंने ये सब चीजें कही थी कि जो मैटर है वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है और जो एनर्जी है वो कंडेंस होकर के मैटर की फॉर्म लेती है। और जो पूरा यूनिवर्स ओम से बना है, इस बात को मैं पहले ही बोल चुका हूँ। एंड जो आइंस्टाइन थे वो गीता वगैरह को पढ़ते थे, तो सी बात उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड होकर ये फॉर्मूला दिया। ओपनहाइमर जिनके बारे में हम सब जानते हैं वो फादर ऑफ एटॉमिक बम है, बट उनके बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने जो एटॉमिक बम बनाया था वो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। इवन उन्होंने अपनी खुद के वीडियो में भी कहा है कि मैंने एटॉमिक बम बनाने की जो इंस्पिरेशन लिया है वो ब्रह्मास्त्र से लिया है, महाभारत के। बट क्या कर सकते हैं कि जो वेद पुराण है उनमें साइंस भरी हुई है। लेकिन यार ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इनको पढ़ना भूल गए, हम इनकी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना निकालना भूल गए। हमने संस्कृत छोड़ दी और हम खत्म हो गए। हमारी सभ्यता आज लास्ट टाइम में बची हुई है थोड़ा बहुत, बाकी पूरी तरह से बेस्ट हो चुकी है। इस कारण हम आगे कभी बात करेंगे। राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन बनाया था 1903 में, बट वो एरोप्लेन सच में उन्होंने बनाया था क्या? अगर हम देखें इंडियन हिस्ट्री को खोल करके, तब जो अंग्रेज हैं उन्होंने खुद अपनी बुक्स में लिखा है शिवका बापूजी तारफड़े जो कि महाराष्ट्र के थे, अगस्त संहिता, जिसमें काफी सारे एरोप्लेन बनाने के तरीके हैं। उनमें से एक तरीके से एरोप्लेन बनाया था और उड़ा के भी दिखाया था। अब देखो यार, जो शिवका बापूजी तारफड़े थे उन्होंने 5 साल पहले बनाया था राइट ब्रदर्स से,
और उसके बाद में राइट ब्रदर्स इंडिया में आए थे एंड जो शिव का ऑपोजिट थर्ड पार्टी थे उनसे ये कहा था कि हम तुम्हारे नाम से पेटेंट कराएंगे, हमें डिज़ाइन दे दो। और उस डिज़ाइन को लेकर के चले गए थे एंड उसी डिज़ाइन को आधार बना करके जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने एक एरोप्लेन बनाया था। तो जो एरोप्लेन अगर आप कभी उसकी हिस्ट्री खोल कर देखेंगे तो वो इंडिया नहीं दिया है, भले ही धोखे से जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने अपना नाम डलवा लिया है। वैक्सीनेशन जिसका कोई भी आता पता नहीं था हिस्ट्री में, बट जैसे अंग्रेज आए इंडिया में एक टाइम पे चेचक फैली थी और उस चेचक का इलाज हो रहा था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जो कि आज तो भले ही नष्ट हो चुका है, बट वेस्ट बंगाल उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा ही रिच एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। जब इन लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे चेचक से काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे हैं बट इंडिया में ये लोग कैसे बच रहे हैं, तब इन्होंने इस चीज़ की रिसर्च करवाई और जब रिसर्च करवाई तो ये लोग के रह गए। एक छोटी सी सुई को लिया जाता था और जो आचार्य होते थे गुरु वो वैक्सीनेशन करते थे, उस पतली सी सुई को दवाई में डुबा करके स्किन में इंजेक्ट कर देते थे जिससे जो वैक्सीनेशन है वो हो जाता था। एंड इसी चीज़ को जो वेस्टर्न लोग हैं उन्होंने अपने देश में जाकर इम्प्लांट किया देख करके। एंड सुश्रुता के बारे में तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, हमारे सुश्रुता जो थे उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। इवन जो बेस्ट है उसमें तो इस बात को माना भी जाता, बट इंडिया में उन्हें भुला दिया गया है। इवन जर्मनी में जहाँ पर ट्रेनिंग होती है सर्जरी की वहाँ पर आज भी सुश्रुता के टूल्स रखे गए हैं और साथ में उनका एक स्टेच्यू भी है, बट इंडिया इन सब चीज़ों को भुला के बैठा है। एलेक्जेंडर जिसका बारे में हम सब जानते हैं, बट एलेक्जेंडर के बारे में कोई ये नहीं जानता कि जब वो इंडिया में आया था तो इंडिया में तो नहीं घुस पाया था, पूरा ने उसको हरा दिया था। अब मैं बेसिकली इंडिया के बारे में बताऊं तो इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। मेड जो कि आज का इंडिया, ईस्ट इंडिया जो कि इंडिया के ईस्ट साइड में था, वेस्ट इंडिया जो कि इंडिया के वेस्ट साइड में था। मतलब ये जो आज के गल्फ वगैरह हैं ये सारे इंडिया का ही पार्ट थे। भले अलेक्जेंडर भारत में तो नहीं घुस पाया था, बट जो वेस्ट इंडिया उससे सारी बुक्स को ले गया था हराने के बाद में। उस टाइम पे अफगानिस्तान में इंडिया का ही रूल था तो वहाँ पे काफी सारी बुक्स थी जिनको जो अलेक्जेंडर है वो अपने साथ में ले गया था एंड उसने अपने यहाँ की एक लाइब्रेरी में रख दिया था। बट इस बात को आज कोई भी नहीं जानता है। वहाँ पर उन पर काफी ज्यादा रिसर्च हुई और उसे अपने काफी ज्यादा पावरफुल टूल्स बनाने में मदद भी मिली। एंड जो अलेक्जेंडर के टीचर थे अरस्तु, उन्होंने भी ये चीज कही थी कि बाहर से मेरे को फिलोसफर ला करके देना जिनसे मैं अपने जो नॉलेज है उसको एक्सटेंड कर सकूं। तो मतलब इंडिया की नॉलेज कहीं हद तक आगे थी पहले के टाइम में, बट आजकल के लोग इसे मानने को तैयार ही नहीं है। निकोला टेस्ला जिनके बारे में हम सब जानते हैं और आज तक के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस साइंटिस्ट रहे हैं निकोला टेस्ला। हर एक को इनके बारे में जानना चाहता है लेकिन उनकी होल लाइफ जस्ट एक मिस्ट्री है। बट जब विवेकानंद वेस्ट में गए थे तब वो निकोला टेस्ला से मिले थे एंड निकोला टेस्ला ने उनसे अपने काफी सारे डाउट्स को क्लियर करा था। एंड मैं एक और बात बता दूं, ये यूनिवर्स एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से बना, इस बात को बोला था निकोला टेस्ला ने। एंड ये बात उन्होंने इंस्पायर्ड होकर बोली थी हिंदुइज्म से, क्योंकि हिंदुइज्म में एक चीज कही जाती है कि ये यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ ओम से बना है। कैसे? क्योंकि जब बिग बैंग होता है तो वहाँ पे एनर्जी होती है एंड जब उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है तब वो वाइब्रेट होकर के एक मैटर की फॉर्म ले लेती है। तो मतलब जो निकोला टेस्ला की बातें थी साइंटिफिकली जो अपना हिंदुइज्म है उसकी बातें एक साथ में आती थी, एक साथ में मैच करती थी। और जो निकोला टेस्ला थे वो काफी ज्यादा प्रभावित थे हिंदू धर्म से और काफी ज्यादा मानते थे बौद्ध धर्म, जो कि भले ही आजकल लोग अलग मानते हैं बट जो बौद्ध धर्म में भगवान सिद्धार्थ थे यानी कि भगवान बुद्ध वो हिंदुइज्म में पैदा हुए थे। अब देखा जो भगवान बुद्ध थे उनकी जो शिक्षा हुई थी वो तो हिंदू धर्म से ही हुई थी एंड इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म का सारा ज्ञान था एंड जितनी फिलॉसफी की बातें थी उन सबको कंडेंस करके उन्होंने ईस्ट में पहुंचाया था, चाइना में पहुंचाया, जापान, इस टाइप के काफी सारे देशों में पहुंचाया था। एंड यही बात है कि बौद्ध धर्म उन देशों में आज भी है, बट उन्होंने जो भी बात कही थी वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड होकर कही थी। एंड यही बात है कि उन्होंने बनारस में जाकर एनलाइटमेंट ली थी क्योंकि बनारस जो है वो हिंदू धर्म का केंद्र है एंड एनलाइटमेंट भगवान शिव जी से मिलती है एंड इसीलिए जो भगवान शिव जी की नगरी यानी कि बनारस है वहां पर गए थे भगवान बुद्ध। तो जो बौद्ध धर्म है वो भी कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को हम इंडियंस ने दिया है। पाई जिसका यूज हम सब करते हैं मैथमेटिक्स में एंड बिना पाई के सर्कल और काफी सारी जो मैथमेटिक्स है वो इनकम्प्लीट है। एंड जो अल्केमिडीज थे उन्होंने पाई दिया था 200 BC में, बट ये भी दरअसल में हिंदुइज्म से उठाया गया। बुद्धायाना, अब बेसिकली कोई भी इनके बारे में नहीं जानता हूँ बट मैं बताता हूँ। बुद्धायाना वो ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले अपने लिखे हुए ग्रंथ में अपनी बुक में सबसे पहले पाई का मेंशन रखा 800 BC। अब देखो यार जो इंडिया से वेस्ट में नॉलेज गई है उसके बारे में हम सब जानते हैं। अब देखो यार जो जीरो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला है, तो वैसे ही जो पाई है वो भी इंडिया से पूरे वर्ल्ड में फैला है। वो बात एक अलग है कि किसी ने अपना नाम देकर के इसको अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया, पर जो मेन चीज है वो क्रिएशन इंडिया से हुई है और बिना इंडिया के कोई भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाता क्योंकि जितने भी नंबर सिस्टम है ना वो इंडिया से गए। भले उसको बोलेंगे कि अरब से आए हैं बट जो अरब है ना वो सही चीजें इंडिया से लेकर जाता था। इंडिया एंड अरब
उस टाइम में, जिस टाइम में अंग्रेज नहीं आए थे, काफी ज्यादा अच्छा ट्रेड चलता था अरब में। और जो अरब थे वो मिड में काम करते थे, मतलब इंडिया से खरीदते थे और उसको जाकर यूरोप में बेचते थे, जिससे उन्हें फायदा होता था। वो खुद के लिए भी खरीद पाते थे और आगे ट्रांसफर भी कर पाते थे, कमा भी पाते थे। एंड ऐसे जो इंडिया है उससे नॉलेज गई थी गल्फ कंट्रीज में, एंड गल्फ कंट्रीज से गई सारे के सारे यूरोप में, एंड वहीं से ही पूरे वर्ल्ड में फैली है। एंड जिस टाइम पे इंडिया गुलाम था उस टाइम पे यूरोप वालों ने इसका फायदा उठाया और सारी की सारी चीजों के पेटेंट अपने नाम पे करा लिए। और आप नंबर सिस्टम को नहीं मानते हैं कि नंबर सिस्टम इंडिया से गया था, तो मेरे को एक बात बताइए। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले के हिंदी में लिखने वाले लोग बहुत ही जल्दी जल्दी लिखते थे, जिसकी वजह से उनके सब समझ में नहीं आते थे। एंड सेम सेम वो नंबर्स के साथ में यही करते थे, नंबर्स को जल्दी जल्दी लिखते थे, जिसकी वजह से वो ड्राइव होते होते काफी ज्यादा चेंज हो गए, जिसकी वजह से इंडियन नंबर सिस्टम काफी ज्यादा मॉडिफाई हो गया, उनकी शक्ल चेंज हो गई वेस्टर्न नंबर सिस्टम में। और जो वेस्टर्न लोगों उन्होंने थोड़ा सा और अपडेट करा और आज के नंबर सिस्टम बन ग्रेविटी, जो कि न्यूटन ने दी थी, ठीक है, 16/6 पे। बट ये भी न्यूटन ने नहीं दी थी, ये उसने सारी की सारी चीजें पढ़ी थी हमारे भास्कर याना के एक ग्रंथ। और जो भास्कर ऋषि थे वो सनातन धर्म के एक ऋषि थे, उन्होंने अपनी रिसर्च करके 1105 AD में सारी की सारी रिसर्च रख दी थी ग्रेविटी से रिलेटेड। और तीनों के तीनों जो लॉ की कोई भी चीज जब गिरती है तो धरती की तरफ ही क्यों गिर गया है, और इस टाइप की, मतलब F=ma, जो भी आज न्यूटन के लॉ हैं वो सारे के सारे उसने उठाए थे भास्कर याना की बुक से और उसे अपने नाम पे पेटेंट करा लिए, जो कि हमेशा से वेस्टर्न लोग करते आए हैं। अगर आप नहीं मानते कि वेस्टर्न लोगों ने कॉपी करी तो ठीक है, मैं आपको एक और चीज देता हूँ। हिंदी भाषा में कौन से स्वर हैं? हिंदी भाषा के स्वर को इंग्लिश में वॉवेल बोला जाता है, और इंग्लिश में वॉवेल है A-E-I-O-U, ठीक है। और हिंदू धर्म में कौन से वॉवेल है, यानी कि स्वर है A=A, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, A को I बोलते हैं, तो ये दोनों वॉवेल सेम हो गए। कुछ लोग छोटी ई को आई बोलते हैं, जो कि आई हो जाता है। E सेम है, O=O, U=U। अब देखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों के वॉवेल सेम है, तो ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। ये जब ही होगा जब कोई एक लैंग्वेज ने दूसरी कॉपी करी है या फिर एक लैंग्वेज दूसरे से ड्राइव हुई है। एंड इंग्लिश के कोई ज्यादा पुराने सबूत नहीं मिलते हैं। अब जो हिंदी है वो ड्राइव हुई है संस्कृत से, और जो संस्कृत है वो लाखों सालों पुरानी बताई जाती है, इवन उसके रिटर्न रिकॉर्ड भी मिलते हैं लाखों साल पुराने। तो सीधी सी बात है, जो इंग्लिश है उसने हिंदी की कॉपी करी है। एटॉमिक थ्योरी जो कि डाल्टन ने दी है, ठीक है, जो डाल्टन ने दी है, बट महर्षि कंड ने क्या दिया है फिर? महर्षि कंड ने अपनी बुक में पहले ही लिखा है कि ये पूरा वर्ल्ड परमाणु से बना है। महर्षि कंड ने पहले ही बोला है कि यूनिवर्स छोटी छोटी चीजों से बना है, परमाणु, अणु, उनके अंदर भी उनके पार्टिकल होते हैं। मतलब उन्होंने इस टाइप से लिखा है, वो सारी सारी चीजें लिखी हैं जो कि डाल्टन ने लिखी हैं। बट फिर भी महर्षि कंड को कोई भी नहीं पूछता है, क्योंकि वो हिंदू ऋषि थे ना, और जो डाल्टन था वो वेस्टर्न था, इसलिए जो डाल्टन है उसने अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। हिंदू धर्म के ऋषि महर्षि कंड की बुक को ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में लिखा। और देख सकते हैं आज आप क्या है। चाइना में हम जानते हैं कि कुंफू होता है, बट कुंफू से ड्राइव हुआ है कराटे। एंड जैसे कि हम जानते हैं सुमो होता है जापान में। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूँ ये सारी की सारी चीज़ें प्रेरित हैं हमारे मलयुद्ध से। चाइना जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कुंफू, एंड कुंफू से ड्राइव हुआ कराटे। बट क्या हो अगर मैं बोलूँ जो कुंफू वो इंडियन मार्शल आर्ट से प्रेरित है, कररीपयत्ता, जो कि आज भी केरल में प्रैक्टिस की जाती है, एंड ये वॉरियर टेक्निक है, वॉरियर मार्शल आर्ट है। इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, इंडियंस को भी इसके बारे में हाल फिलहाल में पता चला है। बट जब बौद्ध धर्म चाइना में गए थे तो उन्होंने कुछ ईवी लोगों से फाइट करी थी, क्योंकि चाइना के लोग हैं वो काफी वीक थे, वो उनका सामना नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपनी जो टेक्निक थी वो उन लोगों को सिखाई थी, फाइटिंग टेक्निक, और वही फाइटिंग टेक्निक आगे जाकर के इवॉल्व हुई और बनी कुंफू। तो ये चीज कहने गलत नहीं होगी कि जो कुंफू है वो इंडिया से गया है, और वो कहीं ना कहीं कररीपयत्ता का ही हिस्सा है। भले इंडियंस इस चीज़ को भूल चुके हैं, बट जो चाइना वाले हैं उन्होंने इस चीज़ को आज भी अपने मॉडर्न वर्ल्ड में जागृत रखा है, और मॉडर्न वर्ल्ड में उसे प्रैक्टिस भी करते हैं। सुमो जो कि फाइटिंग है और काफ़ी अच्छा गेम है, बट वो प्रेरित है मलयुद्ध से। मलयुद्ध हमारे इंडिया में होता है। अगर आपने मलयुद्ध को देखा होगा तो आपको पता होगा, दो वॉरियर एक दूसरे से फाइट करते थे विदाउट वेपन, अपने जो पावरफुल बॉडी है उसका यूज करके। एंड सेम टू सेम यही चीज जापान में भी होती है, वो अपने पावरफुल बॉडी का यूज करके एक दूसरे से लड़ते हैं, एंड सेम टू सेम ऐसे लड़ते हैं जैसे कि मलयुद्ध में लड़ते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया से जो सुमो है वो गया है, इंडिया का जो मलयुद्ध है वो वहां पे जाकर सुमो में इवॉल्व हो गया। एंड अगर आपको और भी चीज़ जाननी है कि इंडिया से और क्या चीज़ बाहर गई जो कि इन लोगों ने अपने नाम पे पेटेंट करा ली है, तो मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा, जाकर के राजीव दीक्षित सर को जरूर देखना यूट्यूब पर, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और राजीव दीक्षित जी एक ऐसे पर्सन है जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, आप जाकर के देख सकते हैं उनके वीडियो को। एंड हाँ, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, अगर आपको जरा सा भी शक हो तो आप खुद जाकर रिसर्च कर सकते हैं।